फ्रेंड्स, आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारी क्लास 8 की एनसीईआरटी का चैप्टर 3 जिसकी हेडिंग है मिनरल्स एंड पावर रिसोर्सेज। फ्रेंड्स, इस चैप्टर को क्योंकि हम जानते हैं काफ़ी लेंदी है, इसलिए हम इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ने वाले हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे सिर्फ मिनरल्स के बारे में और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे पावर रिसोर्सेज के बारे में, राइट। अब आप इसकी हेडिंग से ही समझ सकते हैं कि इसमें हम पूरे तरीके से जो फोकस करेंगे वो करेंगे मिनरल्स और पावर रिसोर्सेज पर। दैट मीन्स कि मिनरल्स के जो डेफिनेशन होती है, उनकी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, उनके टाइप्स क्या होते हैं और वर्ल्ड वाइड उनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है या जो भी यूटिलाइजेशन है वो किस तरीके से किया गया है। सो दिस चैप्टर इज़ ऑल अबाउट द मिनरल्स एंड पावर रिसोर्सेज। तो हम शुरू करेंगे सबसे पहले मिनरल्स के साथ। A naturally occurring substance that has a definite chemical composition is a mineral। तो इस डेफिनेशन की जो 2 बातें आपको ध्यान में रखनी है वो ये रखनी है कि मिनरल्स जो होते हैं जनरली नेचुरली अकर होते हैं, एंड सेकेंड जो है उनका जो डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन होगा वो उसको मिनरल बनाता है। यानी कि अगर मैं बात करूं जैसे आपसे कॉपर की, ओके, तो अगर किसी स्टोन में या किसी भी चीज़ में कॉपर जैसा जो मिनरल है, अगर किसी स्टोन में कॉपर लाइक मिनरल एडेड होता है तो उसकी कुछ डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन होती हैं, कुछ पर्टिकुलर प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ठीक है। तो उसको आइडेंटिफाई कर पाना बहुत ईजी है, यानी कि वो चीज़ आपको हर जगह पे देखने को मिलेगी तो आप उसको आइडेंटिफाई कर सकते हो। मैं कॉपर का एग्जांपल आपको इसलिए दे रही हूँ क्योंकि कॉपर का आपके एनसीईआरटी में भी एग्जांपल दे करके आपको ये बात बताई गई है कि अगर आप बात करो कॉपर रॉक्स की, राइट, सॉरी आई वुड से किसी रॉक में कॉपर एलिमेंट के प्रेजेंट होने की, तो ये मिनरल अगर आपके रॉक में प्रेजेंट है तो इसका मतलब ये हो रहा है कि आपका जो रॉक है वो अपने आप में ब्लू कलर को जो है एक्वायर कर लेगा ताकि आपको ये पता चल सके कि उस रॉक में पर्टिकुलरली मिनरल है, वही कॉपर मिनरल है, ठीक है। सो ऑल व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि आपके जितने भी मिनरल्स होते हैं उनके एक डेफिनेट केमिकल कॉम्पोजिशंस होते ही हैं, ठीक है। ना तो वो चेंज हो सकते हैं, अगर उनमें कुछ चेंजेस आ रहे हैं तो फिर आपका वो मिनरल जो है वो चेंज हो गया। अब बात ये आती है, आप भी जानते हैं कि हमारी जो अर्थ का शेप रहा है और हमारे जो अर्थ पे कॉन्टिनेंट्स और ओशंस का डिस्ट्रीब्यूशन है, राइट, उसकी वजह से हर चीज़ इक्वल नहीं है। सो सेम गोज विद द मिनरल्स की मिनरल्स का भी जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कहीं भी इवनली नहीं है, ठीक है। हर जगह पर वो आपको डिफरेंट देखने को मिलेगा। और कई बार ऐसा होता है कि कुछ मिनरल्स किसी पर्टिकुलर एरिया में ही पाए जाते हैं और कई जगह पे रॉक फॉर्मेशंस में मिल जाते हैं, लेकिन कुछ मिनरल्स होते हैं जो आप पूरी दुनिया घूम लीजिए आपको कहीं नहीं मिलने वाले, ठीक है। तो मतलब बात यही है कि कुछ मिनरल्स जो हैं काफ़ी पर्टिकुलर होते हैं, कुछ वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, बट कहीं पे ज़्यादा कहीं पे कम होते हैं, ठीक है। Some minerals are found in areas which are not easily accessible, such as Arctic Ocean bed की मैं बात करूँ या अंटार्कटिका। अब आप भी जानते हैं ओशन बेड्स को एक्सेस कर पाना इज़ नॉट दैट मच ईजी। धीरे धीरे आप, ठीक है, आप टेक्निक्स को डेवलप कर रहे हैं तो जो ओशन है उसका एक्सप्लोरेशन पॉसिबल हो पा रहा है थोड़ा बहुत, बट अगर आप बात करोगे मिनरल्स की तो उस मामले में अभी भी इट इज़ नॉट दैट मच ईजी कि आप उनको एक्सेस कर पाओ, ठीक है। They can be identified on the basis of their physical properties such as color, density, hardness and chemical properties such as solubility। तो देखो आप फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं किसी भी चीज़ की, इसको मैं आपको बहुत अच्छे से यहाँ पे क्लियर कर दूँ। एक चीज़, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और केमिकल प्रॉपर्टीज़ 2 अलग अलग बातें हैं, ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टी जो होती है वो उसके फिजिकल स्ट्रक्चर से रिलेटेड होती है, वेयर जो केमिकल प्रॉपर्टी है वो उसके इंटरनल स्ट्रक्चर को डिफाइन करने का काम करती है, ठीक। अब फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में क्या क्या हो सकते हैं? कलर, डेंसिटी, हार्डनेस और भी बहुत सी चीज़ें। केमिकल प्रॉपर्टी का पहला एग्जांपल होता है सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी को हिंदी में हम कहते हैं घुलनशीलता। दैट मीन्स कि अगर कोई मिनरल है उसको आप वाटर में डिज़ोल्व करोगे, कितना सॉल्युबल है, कितना घुल गया, कितना बच गया, ये कहलाई उसकी सॉल्युबिलिटी। बाकी कलर, डेंसिटी, हार्डनेस, ये सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से पता है, इन पे जाने की हमें कोई ज़रूरत नहीं है, राइट। अब जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था कॉपर रॉक का मैंने आपको बताया
आप उसके कलर के बेसिस पे उसको आइडेंटिफाई कर सकते हो, क्योंकि इट विल ऑलवेज अटेन अ ब्लू कलर, सो दैट मीन्स आपको पता है कि वो कॉपर रॉक है या उस पर्टिकुलर रॉक में कॉपर मिनरल प्रेजेंट है। क्यों? क्योंकि वो अपने आप अपना कलर छोड़ रहा है। अब देखिए, आप मिनरल्स का क्लासिफिकेशन अगर आप पढ़ें तो दो टाइप्स के होते हैं, एक होते हैं आपके मेटालिक, एक होते हैं नॉन मेटालिक, राइट। तो मेटालिक और नॉन मेटालिक की अगर बात करें तो मेटल क्या है हमारे लिए, अगर हम साइंस की भाषा में बात करें, सो मेटल जो होती हैं दो टाइप्स की होती हैं। सबसे पहले तो मेटल मीन्स आप मतलब समझ रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड होंगे, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर कह सकते हैं। और नॉन मेटालिक मतलब ये हो गए आपके कि जो इंसुलेटर होते हैं वो कहलाते हैं। सो मेटालिक एंड नॉन मेटालिक। अब मेटालिक में दो चीज़ें आ जाती हैं, नॉन फेरस एंड फेरस। तो कंफ्यूज होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, नाम से ही समझिएगा फेरस। फेरस में क्या आया? Fe, दैट मीन्स आयरन, राइट। आयरन का जो केमिकल आप कहते हैं सिंबल होता है वो Fe से डिनोट किया जाता है, ठीक है। तो आयरन अगर प्रेजेंट है तो फेरस, नहीं है तो नॉन फेरस, ओके। तो इस बेसिस पे इनका क्लासिफिकेशन जो है वो होता है। अब देखिए फिर से डेफिनेशन वाइज चलते हैं थोड़ा सा। तो मेटालिक मिनरल्स कंटेन मेटल इन रॉ फॉर्म, ठीक है। मेटल्स आर हार्ड सब्सटेंसेस दैट कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मैंने अभी आपको बोला मेटल्स जो होते हैं एक तरीके के हार्ड सब्सटेंस हैं जो कि हीट और इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर होते हैं, और उसके साथ साथ उनकी क्वालिटी होती है कि वो क्या करते हैं, कैरेक्टरिस्टिक लस्टर या फिर शाइन को कैरी करते हैं अपने साथ, ठीक है। तो जैसे आयरन ओर है, बॉक्साइट है, मैग्नीज है, ये जो चीज़ें हैं ये मेटालिक मिनरल्स में काउंट होती हैं, ठीक। उसके अलावा मेटालिक मिनरल्स जो हैं मैंने कहा फेरस भी हो सकते हैं, नॉन फेरस भी हो सकते हैं। फेरस मिनरल्स में आ जाते हैं आपके आयरन और मैग्नीज एंड क्रोमाइट कंटेन्स आयरन, ठीक है। क्यों? क्योंकि इनमें आयरन की कुछ अमाउंट ऑफ प्रॉपर्टी है, इसलिए ये जो है आपके फेरस मिनरल्स में आते हैं। और एक नॉन फेरस मिनरल्स की बात करें तो इट डज नॉट कंटेन आयरन बट मे कंटेन सम अदर मेटल सच एज गोल्ड, सिल्वर, कॉपर और लीड, जो लेड होता है, राइट। तो ये वाली जो चीज़ें हैं इनमें आयरन तो नहीं होगा, लेकिन कोई और मेटल हो सकता है। तो गोल्ड आपका एक मेटल है, सिल्वर एक मेटल है, कॉपर भी एक मेटल है, लेड भी एक मेटल है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे इस तरीके से मेटालिक मिनरल्स को आप डिवाइड कर रहे हो। फिर नॉन मेटालिक मिनरल्स की बात कर रहे हैं, कोई मेटल नहीं होने वाली है, तो लाइमस्टोन आ गया, माइका है, जिप्सम है। ये सारी प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं और आपकी जो मिनरल फ्यूल्स होते हैं जैसे आपका कोल है, पेट्रोलियम है, ये सारे भी आपके नॉन मेटालिक मिनरल्स हैं। क्यों? क्योंकि इनमें किसी भी तरीके से हीट और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कराना, कंडक्ट का मतलब होता है हेल्प करना, राइट। तो जैसे कंडक्ट कराने में आपके मेटालिक मिनरल्स हेल्प करते हैं। आयरन आप जानते हैं बहुत अच्छा, कॉपर आप जानते हैं बहुत अच्छा इसका मेटल होता है, इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर्स ये होते हैं, राइट। लेकिन ये जो आपके नॉन मेटालिक मिनरल्स होते हैं इनमें किसी भी तरीके से इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। अब बात करते हैं हम थोड़ा सा एक्सट्रैक्शन के बारे में। तो एक्सट्रैक्शन यानी कि किस ऐसी कौन कौन सी मेथड्स आप अप्लाई कर सकते हो जिनके थ्रू आप इन मिनरल्स को अर्थ से एक्सट्रैक्ट कर रहे हो, यानी कि बाहर निकाल रहे हो बेसिकली। तो पहला ये होता है माइनिंग मेथड होती है, ठीक है। माइन करके आप उसको निकाल सकते हैं, दो तरीके से होती है, ओपन कास्ट माइनिंग होती है, शाफ्ट माइनिंग होती है। सेकेंड आपकी होती है ड्रिलिंग मेथड एंड थर्ड आपका होता है क्वेरिंग, ठीक है। इनके बारे में थोड़ा सा हम पढ़ते हैं। तो देखो आप, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग आउट द मिनरल्स फ्रॉम रॉक्स बरीड अंडर द अर्थ सर्फेस। अब अगर कोई रॉक है, ठीक है, जैसे मैंने आपसे कहा ये आपके अर्थ का क्रस्ट हो गया, यहाँ पे आपका नीचे यहाँ पर कुछ रॉक लाइक स्ट्रक्चर है जिसमें कि आपका ये मिनरल है, ठीक है। तो अब अगर आप किसी रीजन में यहाँ पर के मतलब आप समझो डायरेक्ट फ्रॉम द अर्थ सरफेस माइनिंग नहीं कर पा रहे हो, आप क्या कर रहे हो, आप एक केव लाइक स्ट्रक्चर बनाते हुए यहाँ से अंदर जा रहे हो और इस रीजन में जा कर के आप जो है यहाँ से मिनरल्स जो हैं उनको एक्सट्रैक्ट कर रहे हो, ठीक है। ये कहलाता है माइनिंग। और जिन एरियाज, अब जैसे देखो मैंने आपको बोला ये केव लाइक स्ट्रक्चर जो है ये माइन कहलाता है, ठीक है। ऐसी बहुत सारी माइंस होती हैं, आपने सुना भी होगा, गोल्ड माइंस होती हैं, डायमंड माइंस होती हैं, मैग्नीज, बॉक्साइट, इन सारी चीज़ों की, इन सारे मिनरल्स के आपको माइंस देखने को मिलती हैं, ठीक है। आपने सुना होगा इनके बारे में। तो ये जो मेथड है कि एक केव लाइक स्ट्रक्चर है, एक डेप्थ है,
डेप्थ में आप मतलब इंटीरियर में जा रहे हो और वहाँ से उनको एक्सट्रैक्ट कर रहे हो, बाहर निकाल रहे हो, वो प्रोसेस कहला रही है आपकी माइनिंग की। इवन तो आपने कई मूवीज़ में भी देखा होगा, जैसे कोल माइंस वगैरह एंड मैनी मोर होती हैं, तो उनको आप समझ सकते हो काफ़ी अच्छे से कि माइंस क्या होती हैं और माइनिंग की मेथड क्या होगी। ठीक है, अब अगर मैं आपसे कहूँ कि ऐसे मिनरल्स जो कि शैलो डेप्थ पे, शैलो मतलब थोड़ा कम हाइट, कम डेप्थ पे होते हैं, जिसको हम बोलते हैं उथला हुआ, उन पर होते हैं। ठीक है, तो अगर आप सिर्फ सरफेस की लेयर हटा दो और वो आपके पास आ जाए, तो ये कहलाता है ओपन कास्ट माइनिंग। कैसे? दैट मीन्स ये हो गया आपका अर्थ का सरफेस हो गया, और यहाँ पर के ऊपर ही यहाँ पर कहीं पे आपके जो थे सारे के सारे मिनरल्स थे। जबकि माइंस के साथ एक दिक्कत क्या होती है, माइंस काफ़ी डेप्थ में भी आपको देखने को मिलती है। ठीक है, काफ़ी डेप्थ में भी आप माइनिंग की जो प्रोसेस है वो करते हो। तो इस बात का आप ध्यान रखो कि बेसिक डिफरेंस जो आ रहा है थोड़ा सा, वो आ रहा है आपका डेप्थ वाइज। ठीक है, माइनिंग जब आप करेंगे तो माइनिंग डेप्थ वाइज भी कर सकते हैं और कम डेप्थ में भी होती है। तो जो शैलो डेप्थ माइनिंग होती है वो कहलाती है ओपन कास्ट माइनिंग, और जो डीप बोर्स में माइनिंग होती है वो कहलाते हैं शाफ्ट्स। और उनकी मदद से जब आप मिनरल डिपॉजिट्स तक पहुंचते हो जो कि काफ़ी ज़्यादा गहराई में है, तो वो कहलाई प्रोसेस आपकी शाफ्ट माइनिंग। आपको समझ में आया होगा ये बात कि मैंने कहा, सबसे पहले तो मैंने ये कहा कि आपके अर्थ के सरफेस पर नीचे, अंदर अर्थ की सरफेस से नीचे जो रॉक्स हैं, वहाँ से जब आप मिनरल एक्सट्रैक्ट कर रहे हो वो प्रोसेस कहलाती है माइनिंग प्रोसेस। ठीक है, उसके अलावा ये दो टाइप की होती है, एक होती है ओपन कास्ट, एक होती है शाफ्ट माइनिंग। इन दोनों में अंतर क्या होता है? ओपन कास्ट नाम से ही समझना है आपको। ओपन कास्ट का मतलब हो रहा है शैलो डेप्थ पर आप इसको रिमूव कर रहे हो, मिनरल्स को निकाल रहे हो। जबकि जब आप शाफ्ट माइनिंग कर रहे हो दैट मीन्स आप काफ़ी डीप बोर्स हैं जिनमें से वहाँ पर आप निकाल रहे हो। ठीक है, दैट इज़ व्हाट आई एम सेइंग। उसके बाद हम बात करेंगे पेट्रोलियम और नेचुरल गैसेस की। तो आप एक चीज़ ये ध्यान रखें कि पेट्रोलियम और नेचुरल गैसेस जो होते हैं, आपको ये बात मालूम हो कि पेट्रोलियम और नेचुरल गैसेस ऐसे सब्सटेंसेस हैं जिनको बनने में मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं। ठीक है ना, तो मिलियंस ऑफ ईयर्स लग रहे हैं, दैट मीन्स वो आप खुद इमेजिन कर सकते हैं कि आपके अर्थ सरफेस से कितनी ज़्यादा डेप्थ में सिचुएटेड होंगे। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, डीप वेल्स बनाए जाते हैं। अब अगर आप लोगों ने देखा हो तो काफ़ी गहराई में, बहुत ही ज़्यादा गहराई में जो है, जैसे फॉर एन एग्जांपल मैं आपसे कहूँ समझने के लिए, बोरवेल्स आपने अगर कई लोगों ने देखे हो, उनको ये बात पता हो। वैसे तो बोरवेल्स की डेप्थ काफ़ी कम होती है इन कंपैरिजन विद पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैसेस। पेट्रोलियम और नेचुरल गैसेस की जो डेप्थ होती हैं बोर्स की, उनके वेल्स की, वो बहुत ज़्यादा होती हैं। ठीक है, तो आप ये समझो कि इस टाइप की जो मतलब एक आप कह सकते हो कंडुइट या एक पाइपलाइन के साथ वेल बनाया जाता है। ठीक है, और फिर यहाँ पर नीचे जो आपके यहाँ पे पेट्रोलियम जैसा या सब्सटेंस या नेचुरल गैस आपकी होती हैं, उनको यहाँ से इस वेंट के थ्रू आप बाहर निकालते हो। तो ये जो प्रोसेस होती है ये कहलाती है ड्रिलिंग प्रोसेस। ठीक है, थर्ड जो आपका आता है, मिनरल्स दैट लाई नियर द सरफेस आर सिंपली डग आउट बाय द प्रोसेस नोन एज क्वेरिंग। कई मिनरल्स ऐसे होते हैं जो काफ़ी सरफेस के बिल्कुल पास में ही होते हैं, तो उनको आप ऐसे ही सिंपली डग आउट कर सकते हो। ठीक है, सिंपली डग आउट दैट मीन्स बहुत आसानी से आप उनको बिना ज़्यादा एनर्जी, बिना ज़्यादा फोर्स अप्लाई किए बाहर निकाल सकते हो। इस प्रोसेस को आप कहते हो क्वेरिंग प्रोसेस। सो दीज आर द 3 प्रोसेसेस, माइनिंग, ड्रिलिंग एंड क्वेरिंग, थ्रू विच आप अपने मिनरल्स का एक्सट्रैक्शन कर पाते हैं। ठीक, अब कुछ बातों पे, जैसे आपके एनसीईआरटीज़ में भी कुछ ब्लॉक्स दिए हुए हैं, तो उनमें से एक ब्लॉक आपसे ये कहता है दैट अ रॉक इज़ एन एग्रीगेट ऑफ वन और मोर मिनरल्स बट विदाउट डेफिनेट कंपोजिशन ऑफ कंस्ट्रेंट ऑफ मिनरल्स। यानी आपको ये बात ध्यान रखनी है, अगर कोई आपसे पूछता है कि मिनरल्स और रॉक्स में क्या डिफरेंस है, तो सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि मिनरल्स की डेफिनेशन में लिखा हुआ है एक डेफिनेट कंपोजिशन जो है केमिकल्स का मिनरल्स में प्रेजेंट होता है। ठीक, लेकिन जो रॉक्स होते हैं वो 2 या 2 से ज़्यादा मिनरल्स से मिलकर बने हो सकते हैं, और इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि उनमें उसी मिनरल का डेफिनेट कंपोजिशन होगा। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं रॉक्स आर ऑफ 3 टाइप्स,
सेडिमेंट्री, इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक। अगर इस वक्त मैं इग्नियस रॉक्स की बात ना करूं, क्यों? क्योंकि इग्नियस रॉक्स जो होते हैं आपके वोल्केनिक होते हैं, लावा से फॉर्मेशन होता है। जब लावा अर्थ की सरफेस पे आ जाता है, कूल डाउन होता है, इग्नियस रॉक्स का फॉर्मेशन होता है। 6th क्लास की एनसीईआरटी, 7th क्लास की एनसीईआरटी में हमने इन चीज़ों को रिपीट किया हुआ है। तो आपको जो दो बातें बहुत अच्छे से पता हैं वो ये पता है कि सेडिमेंट्री रॉक्स ही एक ऐसा रॉक है जो कि आपके काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में अर्थ की सरफेस पर प्रेजेंट चीज़ों से मिलकर के बन रहा है, राइट, फॉर्म्ड फ्रॉम द सेडिमेंट से, इसलिए उसका नाम ही आपने सेडिमेंट्री रॉक रखा है। तो आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि सेडिमेंट्री रॉक्स जो हैं, चाहे किसी भी कंपोजिशन की क्यों ना हो, रहेंगे सेडिमेंट्री रॉक से। चाहे एक जगह के सेडिमेंट्री रॉक में आपको कॉपर मिल जाए, एक जगह पे ना मिले, एक जगह पे आयरन मिल जाए, दूसरी जगह पे ना मिले। क्यों ना मिले? क्योंकि इनके जो सेडिमेंट्स हैं वो उस लोकलाइज्ड एरिया के मिनरल्स पर डिपेंड करते हैं। रॉक्स किसी पर्टिकुलर मिनरल से मिलकर बन रहे हो ऐसा नहीं होता। रॉक्स का क्लासिफिकेशन उनके बनने वाली प्रोसेस के बेसिस पे किया जाता है। इसीलिए इस बात को बिल्कुल आप अच्छे से ध्यान रखेंगे कि रॉक्स में किसी भी तरीके का डेफिनेट कंपोजिशन जो है वो नहीं होता, जबकि मिनरल्स में एक डेफिनेट कंपोजिशन होना बहुत ज़रूरी है, तभी तो वो मिनरल है, अदरवाइज वो मिनरल है ही नहीं। अब देखो आप, रॉक्स फ्रॉम विच मिनरल्स आर माइंड आर नोन एज ओर्स। ठीक है, जिन रॉक्स की मदद से आप मिनरल्स माइन कर रहे हैं वो ओर्स कहलाते हैं। Although more than 2800 types of minerals have been identified, only about 100 are considered ore minerals. ठीक है, इसमें से आपको जानने वाली बात काफ़ी बेसिक फिगर्स है, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, पर जो बात ध्यान रखनी है वो यही रखनी है, रॉक्स और मिनरल्स का बेसिक डिफरेंस, कि रॉक की मदद से आप मिनरल को एक्सट्रैक्ट कर रहे हो, ठीक है, और रॉक का अपने आप में कोई डेफिनेट कंपोजिशन ऑफ मिनरल नहीं हो सकता, उसमें उसके लोकलाइज्ड एरिया के बेसिस पे मिनरल्स प्रेजेंट होंगे, राइट। अब इसके बाद जैसे वही वाली बात हमारे कॉपर रॉक की हम जब से कर रहे हैं कि कॉपर रॉक अपने आप ही ब्लू कलर का हो जाएगा, कोई भी रॉक अपने आप ही ब्लू कलर का हो जाएगा अगर उसमें कॉपर प्रेजेंट हुआ तो, ठीक है। अब थोड़ा सा हम बात करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स पे। सो देखिए, मिनरल्स आपने ये बात समझ ली है कि मिनरल्स जो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉक्स में आपको देखने को मिलते हैं, कुछ इग्नियस में भी मिलते हैं, कुछ मेटामॉर्फिक में भी मिलते हैं, बाकी के सारे आपके सेडिमेंट्री रॉक्स में होते हैं। जनरली जो मेटालिक मिनरल्स होते हैं वो आपको इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक में ज़्यादा देखने को मिलेंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि उनके मदद से क्या होता है, लार्ज प्लेट्यूब्स का फॉर्मेशन होता है, राइट। तो इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक के बारे में अगर हम बात करें तो उसमें आपको मेटालिक मिनरल्स ज़्यादा देखने को मिलते हैं। अब जैसे आयरन ओर है, वो आपको लोकेशन यहाँ पे काफ़ी अच्छे से डिफाइन की गई है, एंड आई विल रिकमेंड कि आप अगर मैप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स की काफ़ी अच्छी मैप प्रैक्टिस आपकी एनसीईआरटी से भी हो सकती है। तो इन मैप्स को, इन लोकेशंस को अगर आप एक जगह लिख लें, या अगर आपने इसको थ्योरी वाइज यहाँ पे पढ़ा है तो उसको ले जा करके आप एटलस में एक बार लुकआउट करें, आपको ये चीज़ें बहुत अच्छे से क्लैरिफाई होती जाएंगी। क्योंकि जब हम खुद अपने हाथों से या खुद अपने दिमाग से इन चीज़ों पर थोड़ा सा मतलब मेहनत करते हैं तो हमको ये चीज़ समझ में आती है दैट राइट, ये चीज़ें उतनी डिफ़िकल्ट नहीं हैं जितनी कि हमें नज़र आती हैं। तो जैसे हम बात कर रहे हैं मिनरल्स की, तो यहाँ पर आपको लोकेशन दी हुई है, एंड आई विल रिकमेंड कि आप ये जो लोकेशंस यहाँ पर थ्योरी वाइज लिखी हुई हैं इनको एक बार जा कर के मैप पे आप चेक करें, तो आपको इससे थोड़ा सा मैप को रीड करने में भी हेल्पफुल होगा ये, और आप मतलब अच्छे से इसको समझ पाएंगे काफ़ी कि जो मिनरल्स वाइज डिस्ट्रीब्यूशन की बात हो रही है वो किस बेसिस पे हो रही है। तो जैसे लोकेशंस कुछ यहाँ पे दी हुई हैं, आयरन ओर आपका नॉर्थ स्वीडन में है, कॉपर और निकल आपका ओंटारियो कनाडा, ठीक है, आयरन निकल क्रोमाइट्स और प्लैटिनम जैसी चीज़ें आपकी साउथ अफ्रीका में है, और कई ऐसे जो आपके सारे मैं कह सकती हूँ मिनरल्स आपको मिल रहे हैं, ये कहाँ पे मिल रहे हैं, इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक्स में ही आपको मिलते हैं, ये ऐसे लोकेशंस हैं, ठीक है। उसके अलावा सेडिमेंट्री रॉक्स का जो फॉर्मेशन है वो क्या है, प्लेन्स और यंगफोर्ड माउंटेन्स के में हेल्प करता है। मतलब आपके जो प्लेन्स होते हैं और आपके जो यंगफोर्ड माउंटेन्स होते हैं वहाँ पर सेडिमेंट्री रॉक का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो उसके कारण जो नॉन मेटालिक मिनरल्स होते हैं जैसे आपका लाइमस्टोन है, वो सारी चीज़ें आपको सेडिमेंट्री रॉक्स में मिलती हैं।
अब आप खुद एक लॉजिक लगाकर अगर इस चीज़ को ध्यान करें, आप प्रोसेस पे जाएं थोड़ा सा, आप खुद समझ पाएंगे कि हम ऐसा क्यों कह रहे हैं। इसलिए कह रहे हैं क्योंकि देखिए, आपको मालूम है इग्नियस रॉक्स एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स, मतलब इग्नियस तो कन्फर्म्ड होता है आपका कि वोल्केनिक लावा की वजह से जब लावा अर्थ की सरफेस पे आता है, कूल डाउन होता है, तब उसका फॉर्मेशन होता है। दैट मीन्स वो अर्थ की सरफेस के नीचे से आया है कहीं ना कहीं, है ना। मेटामॉर्फिक रॉक, इग्नियस रॉक पर अगर वेदरिंग प्रोसेस हो गई, इरोजन हो गया, तो मेटामॉर्फिक रॉक्स का फॉर्मेशन हो सकता है। लेकिन सेडिमेंट्री रॉक्स कहाँ से फॉर्म होते हैं? सेडिमेंट्स की वजह से। सेडिमेंट्स कहाँ से आते हैं? जो प्लेन्स हमारे रीजन होते हैं या जो यंग फॉल माउंटेन्स होते हैं, वहाँ से जब कोई रिवर आती है, ठीक है, किसी हाई लैंड से कोई रिवर आती है और किसी लो लैंड में अपने साथ सेडिमेंट्स बहा के लाती है, वो सारे सेडिमेंट्स आपस में कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, कंबाइंड होते हैं, कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करते हैं, तो रॉक बनता है, सेडिमेंट्री रॉक बनता है। तो अब आप खुद एक बेसिक कॉमन सेंस की बात है, आपको मालूम है आपके सारे मिनरल्स कहाँ होते हैं? जो मेजर मेटालिक मिनरल्स हैं आपके, वो आपको माइन करने पड़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो अर्थ की सरफेस के नीचे है। तो अगर इग्नियस रॉक्स हैं तो इससे याद रखें, आई फॉर इग्नियस एंड आई फॉर इंटीरियर। ये मैंने आप लोगों को तब भी बताया था जब आप इग्नियस रॉक्स को पढ़ रहे थे। उससे आप एक चीज़ का ये अंदाज़ा लगाएं कि क्योंकि ये सारे जो रॉक्स हैं आपके, ये इंटरनली कहीं ना कहीं अर्थ की सरफेस के नीचे से फॉर्म होकर आ रहे हैं, ठीक है। तो उससे आप याद रख सकते हो एक चीज़ कि इसमें क्या होता है, अर्थ के जिन मिनरल्स को आपको कई बार माइन करना पड़ रहा है, वो आपके इग्नियस रॉक्स में मिलते हैं। जबकि अगर आप बात करो लाइमस्टोन की, राइट, और अगर हम बात करें लाइमस्टोन जैसे नॉन मेटालिक मिनरल्स की, तो ये क्यों आपको अर्थ की सरफेस पर मिल रहे हैं? क्योंकि ये सेडिमेंट्री रॉक में प्रेजेंट है। सेडिमेंट्स जो है रिवर आपकी बहा कर ला रही है, उनकी वजह से रॉक्स बन रहे हैं, और इसलिए आपको यहाँ पर अर्थ के सरफेस पर ही लाइमस्टोन जैसे जो नॉन मेटालिक मिनरल्स हैं वो मिल जाते हैं, ठीक है। लाइमस्टोन्स डिपॉजिट ऑफ कॉकसस रीजन ऑफ फ्रांस और मैग्नीज डिपॉजिट्स ऑफ जॉर्जिया, यूक्रेन, फॉस्फेट बेड्स ऑफ अल्जीरिया आर सम एग्जाम्पल्स, ठीक है। कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स आपको यहाँ पे अगेन दिए गए हैं जो आपको ये बता रहे हैं कि ये जो है ये नॉन मेटालिक मिनरल्स के एग्जाम्पल है। लेकिन इसमें आप एक चीज़ इसको ध्यान रखेंगे कि कंफ्यूज नहीं होंगे। अब क्या है, कोल और पेट्रोलियम भी आपका इंटरनली ही मिलता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कोल और पेट्रोलियम इग्नियस रॉक से मिलता है, राइट। तो कोल और पेट्रोलियम आपका सेडिमेंट्री स्ट्रैटा से क्यों मिलता है, इसका रीज़न आपको शॉर्ट में बता देती हूँ अभी। और जब हम इसके सेकंड पार्ट पर पहुँचेंगे, जब हम कवर करेंगे रिसोर्सेज को, कोल और पेट्रोलियम को, तो उसमें भी उनके जो फॉर्मेशन की प्रोसेस है उसमें भी आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से क्लैरिफाई हो जाएगी। देखिए, कोल और पेट्रोलियम्स जो हैं वो आपको मालूम है फॉसिल्स हैं, राइट। तो जो फॉसिल्स हैं वो मिलियंस ऑफ ईयर्स तक अपने आप को जब कंबाइंड होकर के प्रेशर, हाई प्रेशर में, या आप कह सकते हो हाई टेम्परेचर जैसे नॉर्मल कंडीशंस में ही रहते हैं कई सालों तक, मिलियंस ऑफ ईयर्स तक जिसको हम कहते हैं, है ना। तो वहाँ तक ये जाकर के ऐसे कंडीशंस में रहते हैं और तब जाकर के कोल और पेट्रोलियम का फॉर्मेशन हो रहा है। तो उसका रीज़न ये है कि क्योंकि ये क्या है, फॉसिल्स हैं और कहीं ना कहीं सेडिमेंट्स हैं। तो ये क्या है, एक सेडिमेंट्री स्ट्रैटा में ही आपको अवेलेबल होता है कोल और पेट्रोलियम, ठीक है। तो इस चीज़ को प्लीज़ आप ध्यान रखें, कोल और पेट्रोलियम भले ही आपको इंटीरियर में मिलता है, लेकिन इस बात से कंफ्यूज नहीं होना है। बहुत अच्छे से इस बात को ध्यान रखना है कि कोल और पेट्रोलियम जो है सेडिमेंट्री स्ट्रैटा में ही प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, इग्नियस रॉक्स में प्रेजेंट नहीं होते हैं। अब बात करते हैं हम थोड़ा सा कॉन्टिनेंटल वाइज। तो देखिए, एशिया के बारे में अगर आप बात करोगे तो आपको 2-3 चीज़ें जो ध्यान में रखनी है। आयरन के बारे में एशिया में बात की जाती है, आयरन ओर डिपॉजिट्स के बारे में। तो लार्ज आयरन ओर डिपॉजिट्स आपके चाइना में देखने को मिलते हैं, इंडिया में देखने को मिलते हैं, ठीक है। आपका जो पूरा का पूरा कॉन्टिनेंट है एशिया, ये क्या करता है, जो दुनिया का जो टिन रिक्वायरमेंट है उसके हाफ से भी ज़्यादा, मोर देन 50% ऑफ टिन ऑफ द वर्ल्ड एशिया अकेला प्रोड्यूस करता है, ठीक है। चाइना, मलेशिया, इंडोनेशिया जैसी कंट्रीज जो हैं वो टिन प्रोड्यूसर्स हैं। इसके अलावा चाइना ऑल्सो लीड्स इन द प्रोडक्शन ऑफ लेड, एंटीमनी एंड टंगस्टन। ये भी काफ़ी ज़्यादा यूज़ होते हैं आपके इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स में, तो इसको भी आप ध्यान रखें। इसके अलावा एशिया ऑल्सो हैज़ द डिपॉजिट्स ऑफ मैग्नीज, बॉक्साइट, निकल, जिंक एंड कॉपर, ठीक है। तो ये सारे जो आपके मिनरल्स हैं ये आपके पूरे एशिया में आपको मिलते हैं, मतलब काफ़ी ज़्यादा, ऐसा नहीं है कि आप नहीं कह सकते कि एशिया में मिनरल्स का ऐसे कोई डिपॉजिट नहीं है, ठीक है।
अब आप देख लीजिए मोर देन 50% ऑफ द वर्ल्ड टिन आपको एशिया से ही मिलता है। आफ्टर इट आपको भी मालूम है कि चाइना और इंडिया की बात अगर की जाए तो जो है काफ़ी ज़्यादा लार्ज आयरन ओर डिपॉजिट्स में से काउंट किए जाते हैं। और चाइना तो आपको यहाँ पे हर जगह पे नज़र आ रहा है क्योंकि जियोग्राफिकली जो उसकी लोकेशंस रही हैं वो इस तरीके से रही हैं कि वहाँ पर काफ़ी अमाउंट ऑफ मिनरल्स जो है वो प्रोड्यूस हुए हैं। ठीक है, सो इट्स अबाउट एशिया। अब थोड़ा सा बात करते हैं यूरोप और नॉर्थ अमेरिका के बारे में। देखिए यूरोप में भी, यूरोप के बारे में ये बात ध्यान रखनी चाहिए दैट इट इज़ द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ द आयरन ओर इन द वर्ल्ड। इट इज़ द लीडिंग प्रोड्यूसर। एशिया में हमने यहाँ पे क्या कहा है, हैव लार्ज आयरन ओर डिपॉजिट्स। ठीक है, एशिया में चाइना और इंडिया जो है वहाँ पर लार्ज आयरन ओर डिपॉजिट्स हैं, लेकिन मोर देन 50% ऑफ वर्ल्ड टिन एशिया जो है एक्सट्रैक्ट कर रहा है, जबकि यूरोप क्या कर रहा है, आयरन ओर को एक्सट्रैक्ट कर रहा है, लीडिंग प्रोड्यूसर माना जाता है। इसके अलावा कुछ कंट्रीज़ के नाम जो कि आयरन ओर को काफ़ी ज़्यादा उनके पास अवेलेबल है, तो रशिया, यूक्रेन, स्वीडन एंड फ्रांस। मिनरल डिपॉजिट्स ऑफ कॉपर, लेड, जिंक, मैग्नीज एंड निकल आर फाउंड इन ईस्टर्न यूरोप एंड यूरोपियन रशिया। ठीक है, कॉपर है, लेड है, जिंक है, मैग्नीज है, निकल है, ये सारे आपके ईस्टर्न यूरोप में और यूरोपियन रशिया में भी आपको देखने को मिल रहे हैं। दैट मीन्स ओवरऑल अगर आप बात करोगे काफ़ी ज़्यादा अमाउंट ऑफ मेटालिक मिनरल्स जो हैं आपको यूरोप में देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, फिर नॉर्थ अमेरिका के बारे में बात करें आप, तो जो मिनरल डिपॉजिट्स हैं यहाँ पर 3 जोन्स में डिवाइड किया है। इस चीज़ को बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे। नॉर्थ अमेरिका का मिनरल डिपॉजिट्स 3 जोन में डिवाइड किया है। कैनेडियन रीजन, जैसे कि आपका नॉर्थ ऑफ द ग्रेट लेक्स है, एप्लेशियन रीजन और माउंटेन रेंजेस ऑफ द वेस्ट। ठीक, तो इन 3 में आपने इसको डिवाइड किया हुआ है। उसके बाद अलग अलग जोन के हिसाब से यहाँ पे आपको बताया गया है। अब जैसे कैनेडियन शील्ड की हम बात कर रहे हैं, कैनेडियन शील्ड में आपको आयरन ओर, निकल, गोल्ड, यूरेनियम, कॉपर, ये सारी चीज़ें देखने को मिल रही हैं। सारे के सारे क्या हैं, मेटालिक मिनरल्स हैं। उसके बाद एप्लेशियन रीजन की बात करोगे तो आपको वहाँ पर कोल मिलेगा, और वेस्टर्न कॉर्डिलेरास की अगर आप बात करोगे तो कॉपर है, लेड है, जिंक है, गोल्ड है और सिल्वर है। इसमें से आपके जो लेड को अगर हम छोड़ दें तो लेड जो है आपका नॉन मेटालिक मिनरल है, बाकी सारे आपके यहाँ पर मेटालिक मिनरल्स हैं। राइट, सो ये आपका यूरोप और नॉर्थ अमेरिका का थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूशन है। मैं बार बार आपसे ये चीज़ बोलूँगी कि आप इसको थ्योरी वाइज पढ़ने के बाद एक बार मैप पे लुकआउट ज़रूर करें। तो क्या होगा कि जब आप थ्योरी से मैप पर जाते हैं, राइट, एक चीज़ होती है मैप से थ्योरी पर आना, एक चीज़ होती है थ्योरी से मैप पर जाना। तो अगर आप इन दोनों चीज़ों में से कोई भी एक स्टेप फॉलो करने के में बिलीव करेंगे, आपको ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा। क्योंकि एक बार अगर आप थ्योरी से पढ़ के रटने की कोशिश करेंगे, दिस विल बी मोर डिफ़िकल्ट। और आप अगर डायरेक्ट उसको, मतलब आपने सिर्फ एक इन्फो पढ़ने के बाद उसको मैप पे लोकेट किया, एंड समवेयर अगर आपने खुद भी उसको मैप पर प्रैक्टिस कर लिया एक बार, तो आपको वो चीज़ हमेशा याद रहेगी और आप उन लोकेशंस को काफ़ी अच्छे से वेरीफाई कर पाएंगे। ठीक है, सो ये आपका यूरोप और नॉर्थ अमेरिका। अफ्रीका के बारे में, तो साउथ अमेरिका में ब्राज़ील इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ हाई ग्रेड आयरन ओर इन द वर्ल्ड। ब्राज़ील का जो आयरन है, इट इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट क्वालिटी इन द वर्ल्ड। सबसे ज़्यादा हाई ग्रेड का जो आयरन होता है उसका काफ़ी, मतलब आप सुनेंगे नाम होता है इसके बारे में। ठीक है, उसके अलावा चिली एंड पेरू जो है वहाँ पर आपके कॉपर का प्रोडक्शन बहुत अच्छा होता है। ब्राज़ील और बोलिविया जो हैं वो टिन के लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स में से एक है। साउथ अमेरिका एज ऑल्सो द लार्ज डिपॉजिट्स ऑफ गोल्ड, सिल्वर, जिंक, क्रोमियम, मैग्नीज, बॉक्साइट, माइका, प्लैटिनम, एस्बेस्टोस एंड डायमंड। अब आप खुद देख लीजिए कितना लंबा लिस्ट है। तो लिस्ट की लेंथ आपको बता रही है कि कितना ज़्यादा जो है रिच इन मिनरल कॉन्टिनेंट्स यहाँ पर साउथ अमेरिका है। ठीक है, उसके अलावा आपको यहाँ पे मिनरल ऑयल जो है वो भी देखने को मिलेगा वेनेजुएला, अर्जेंटीना, चिली, पेरू और कोलंबिया जैसी लोकेशंस में। तो ये आपका पूरा का पूरा साउथ अमेरिका हो जाता है। अब बात करें अगर आप अफ्रीका की, तो अफ्रीका इज रिच इन मिनरल रिसोर्सेज। इट इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ डायमंड्स, गोल्ड एंड प्लैटिनम। दैट मीन्स वन ऑफ द जो आप कहते हो कॉस्टली, वन ऑफ द मोस्ट कॉस्टलीस्ट मिनरल्स जो होते हैं, डायमंड्स, गोल्ड और प्लैटिनम। इन तीनों की कॉस्टिंग सबको पता है बहुत ज़्यादा ये हाई होती है। तो ये जो आप कह सकते हो ये 3 जो बेसिक है, इसी में सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस कर देता है। तो अब आप खुद सोच लीजिए
कि लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ डायमंड्स, गोल्ड एंड प्लैटिनम, बावजूद उसके कहीं ना कहीं अभी भी अफ्रीका जो है, साउथ अफ्रीका का जो हमारा रीजन है, अफ्रीका का जो कॉन्टिनेंट है, इट्स गेटिंग इनटू अ डेवलपिंग स्टेट, अभी भी अपने डेवलपिंग स्टेट में ही है कहीं ना कहीं। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने रिसोर्सेज का अपना बेटर यूटिलाइजेशन नहीं किया है। क्या वो बात के टॉपिक्स हैं, उन पर अभी हम नहीं जाएंगे। अभी यहाँ पे हम बात कर रहे हैं तो साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे एंड ज़ायरे, दे प्रोड्यूसेस अ लार्ज पोर्शन ऑफ द वर्ल्ड्स गोल्ड। ठीक है, इन लोकेशंस को आप ध्यान रखेंगे। साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे और ज़ायरे जो हैं काफ़ी ज़्यादा गोल्ड जो है वर्ल्ड का यहाँ पे प्रोड्यूस कर रहे हैं। उसके अलावा आपका कॉपर, आयरन और क्रोमियम, यूरेनियम, कोबाल्ट एंड बॉक्साइट, ये सारी चीज़ें आपके यहाँ पे अफ्रीका में ही प्रोड्यूस हो रही हैं। और नाइजीरिया, लीबिया और एंगोला, ये 3 लोकेशंस ऐसी हैं जहाँ पर आपका क्रूड ऑयल जो है वो फाइंड आउट हुआ है। और ये जो है ऑस्ट्रेलिया एंड अंटार्कटिका। सो ऑस्ट्रेलिया इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ बॉक्साइट इन द वर्ल्ड। इट इज़ द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ गोल्ड, डायमंड, आयरन ओर एंड टिन एंड निकल, ऑल्सो रिच इन कॉपर, लेड, जिंक, मैग्नीज। फिर अगेन आपको यहाँ पे लोकेशंस दी हुई हैं। कालगुरली और कूलगाड़ी एरियाज ऑफ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया हैव द लार्जेस्ट डिपॉजिट्स ऑफ गोल्ड। ठीक है, द जियोलॉजी ऑफ अंटार्कटिका इज सफिशिएंटली वेल नोन टू प्रिडिक्ट the existence of a variety of mineral deposits, some probably large. So जो अंटार्कटिका की बात अगर आप करोगे, अंटार्कटिका की अपने आप में लोकेशन आपको भी मालूम है किस तरीके की है। आप भी जानते हैं 6 महीने ठंड, 6 महीने समर, 6 महीना विंटर। ऐसे सिचुएशन में इसकी जो जियोलॉजी है वो इस बात को बहुत अच्छे से बता रही है कि एग्जिस्टेंस ऑफ वेराइटीज ऑफ मिनरल्स ऑफ डिपॉजिट्स हैं। वहाँ पर कई ज़्यादा जो है आपके मिनरल्स होंगे। ठीक है, significant size of deposits of coal in the trans-Antarctic mountains and iron near the Prince Charles Mountains of East Antarctica is forecasted। ऐसा forecast किया गया है कि ये जो 2 लोकेशंस के बारे में आप बात कर रहे हो, कौन कौन सी? ट्रांस अंटार्कटिक माउंटेन्स, प्रिंस चार्ल्स माउंटेन्स, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में कोल के डिपॉजिट्स हैं। उसके अलावा आपका आयरन और गोल्ड, सिल्वर, ऑयल जो है इट इज़ ऑल्सो प्रेजेंट इन द कमर्शियल क्वान्टिटीज़। ठीक है, थोड़ा सा यूजेस ऑफ मिनरल्स के बारे में बात करते हैं। सो मिनरल्स आर यूज्ड इन मेनी इंडस्ट्रीज, ये बात सभी को मालूम है। जेम्स में भी यूज़ होते हैं, जो जनरली ज़्यादा हार्ड होते हैं वो जेम्स में यूज़ किए जाते हैं। उसके अलावा ज्वेलरी वगैरह है। कॉपर जो है, कॉपर आपका एक ऐसा मेटल है जो आप कॉइन्स से लेकर के पाइप्स तक और वायर से लेकर के हर चीज़ तक, मतलब आप समझिए आप कॉपर यूज़ कर रहे हैं। सिलिकॉन, आज की डेट में सिलिकॉन का जो यूटिलाइजेशन है काफ़ी ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि सिलिकॉन इज़ यूज्ड इन द कंप्यूटर इंडस्ट्री, राइट। एंड आप जानते हैं कि आज की डेट में कंप्यूटर्स, मोबाइल्स और इन सारी चीज़ों का जो भी मैन्युफैक्चरिंग है, जो भी सिलिकॉन एक्चुअली में एक सेमीकंडक्टर मटेरियल है। जब नेक्स्ट क्लासेस की एनसीईआरटीज़ आप आगे चल के पढ़ेंगे, सो 9th-10th की एनसीईआरटीज़ में आपको थोड़ा सा डिफाइन किया जाएगा सेमीकंडक्टर्स के बारे में। तब आपको ये पता चलेगा सिलिकॉन जो होता है सेमीकंडक्टर मटेरियल है। कंप्यूटर इंडस्ट्री में भी इसका काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है, मतलब और इसका जो ऑब्टेनिंग है वो क्वार्ट्ज के थ्रू आप करते हैं। सो सिलिकॉन भी बहुत ज़्यादा अमाउंट में यहाँ पे यूज़ हो रहा है। इसके अलावा एल्यूमिनियम आपका जो है it is obtained from its ore bauxite and it is used in automobiles, aeroplanes, bottling industry, buildings and even in kitchen cookware. See, it's like कि आप अभी 8th की NCERT पढ़ रहे हैं तो यूजेस ऑफ मिनरल्स आपको इस तरीके से बताए गए। जैसे अगर आप 9th-10th की NCERTs के बारे में पढ़ेंगे, वहाँ पे आपको यूजेस ऑफ मिनरल्स के से ज़्यादा इस बात पे फोकस किया जाएगा कि उनके और क्या क्या यूजेस आप कर सकते हैं, कौन से यूज़ हो रहे हैं, ये तो बात हो ही रही है। इसके अलावा आप खुद सोच सकते हैं कि आपको क्या क्या ऐसा लगता है कि इनकी जगह पे यूज़ किया जा सकता है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम जो मिनरल्स अभी की डेट में भी यूज़ कर रहे हैं, कई ऐसे हैं जो काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली पड़ते हैं, तो उनकी जगह पे भी अभी सब्स्टिट्यूट की धीरे धीरे रिसर्च चल रही है, तो उनके भी सब्स्टिट्यूट्स आते रहते हैं। सो इट्स नॉट दैट पर्टिकुलर कि आप इसको इतना ज़्यादा फोकस करें। आपको सिर्फ जो डिस्ट्रीब्यूशन है उस पर ध्यान देना है काफ़ी अच्छे से, जो आपके वर्ल्ड ज्योग्राफी में भी आपको हेल्प करेगा। और उसके साथ साथ आपको थोड़ा सा जो ध्यान रखना है उनकी प्रॉपर्टीज़, मेटालिक, नॉन मेटालिक हो गए, फेरस, नॉन फेरस हो गए, इनके बारे में। और जो माइनिंग, ड्रिलिंग और थर्ड प्रोसेस आप क्वेरिंग की पढ़ते हैं, उनके बारे में आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। उसके बाद बेसिक आपको यहाँ पे यही समझाया गया कि कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स की रिक्वायरमेंट क्या है। तो आप भी जानते हैं जो कंजर्वेशन है इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आपके मिनरल्स सारे के सारे नॉन रिन्यूएबल हैं। ठीक है, थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स लग जाते हैं इनके
फॉर्मेशन एंड कंसंट्रेशन होने में। तो जो रेट ऑफ फॉर्मेशन है इट इज़ मच वे स्मॉलर देन द रेट ऑफ इट्स फॉर्मेशन, या जो रेट ऑफ फॉर्मेशन है वो बहुत स्मॉल है एज़ कम्पेयर टू द वे द ह्यूमन्स कंज्यूम दीज मिनरल्स। सो यहाँ पर दिक्कत यही आती है कि आप ये समझो आपने एक दिन में इतना सारा यूज़ कर लिया और उसको बनने में लगने वाले हैं करोड़ों साल, तो आप क्या करोगे, वो चीज़ उसी के बारे में आपको यहाँ पे बताते हैं। और इट इज़ नेसेसरी टू रिड्यूस द वेस्टेज इन द प्रोसेस ऑफ माइनिंग। रिसाइकलिंग ऑफ मेटल इज़ अनदर वे इन विच द मिनरल रिसोर्स कैन बी कंजर्व। एक जो यहाँ पे साइकिल दिया हुआ है 8 के एनसीईआरटी में, ये थोड़ा सा आपको ध्यान, एक क्रिएटिव वर्क के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं। चाहे तो आप अभी कभी अगर आपको कुछ मेंस के आंसर राइटिंग में एनवायरनमेंट इकोलॉजी में अगर यूज़ करना हो, आप इस चीज़ का यूज़ कर सकते हैं। इसलिए मैं इसको यहाँ पे आपके लिए बस एक शॉर्ट में प्रेजेंट कर रही हूँ कि देखिए यहाँ पे आपको 3 चीज़ें समझाई गई है, रीयूज़, रिड्यूस एंड रिसाइकल, राइट। तो कोई भी अगर आपकी चीज़ है उसका आप यूटिलाइजेशन कर रहे हैं तो सबसे पहले तो कोशिश करें कि उसका जो यूज़ है कम से कम, मतलब कम से कम इन द सेंस ये नहीं है कि आप अपनी रिक्वायरमेंट्स पूरी ना करें, कीजिए, लेकिन जो वेस्टेज है उसको कंट्रोल करने की कोशिश कीजिए। तो फर्स्ट स्टेप इज़ अबाउट रिड्यूस, सेकेंड इज़ अबाउट रिसाइकल। अब आपको ये सोचना है कि अगर आपने, फॉर एन एग्जाम्पल मैं आपसे कहूँ, आपने किसी ब्लैंक पेपर का यूटिलाइजेशन किया, ठीक है, आपने एक ब्लैंक पेपर था जिसको आपने रिड्यूस कैसे किया, जहाँ पर आपको 4 पेजेस की रिक्वायरमेंट थी, वहाँ आपने इस तरीके से उसको शॉर्ट नोट्स में बनाया कि आपने उन 4 पेजेस को 2 पेजेस में कन्वर्ट कर लिया। दैट मीन्स आपने इसका रिड्यूस किया, यूज़ करना है ना कहीं आपने इसमें रिडक्शन किया, तो ये आपका रिड्यूस का स्टेप हो गया। सेकेंड यहाँ पे आता है रिसाइकल। अब रिसाइकल में आप क्या करेंगे कि ये जो पेपर आपने यूज़ किया, जब इसका इम्पोर्टेंस आपके लिए ख़त्म हो जाए, आप इसको अगर रीयूज़ कर सकते, रिसाइकल करेंगे। रिसाइकल करने के लिए आप समझ लीजिए जो भी प्रोसेस होगी उसके थ्रू ये जाएगा, ये रिसाइकल होकर के थोड़ा कम क्वालिटी ऑफ पेपर का बन जाएगा, या फिर इसका कुछ और जो भी आइटम है, समवेयर एज बैग्स बन गए, पेपर बैग्स बन जाते हैं, पेपर एनवलप बन जाता है, जो भी होगा उसकी वजह से ये रिसाइकल होगा। आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जाम्पल। तो यहाँ पर हो गया इसका रिसाइकल, फिर आप कर रहे हैं इसका रीयूज़ इन अनदर फॉर्म, तो ये हो गया आपका थर्ड स्टेप, राइट, विच इज़ कॉल्ड जिसको आप कह सकते हैं जो आपका साइकिल ऑफ मिनरल्स है उसको आप किस तरीके से एक एक्सप्लेनेशन देने के लिए, या एक आप इसको समझ लीजिए आइडिया डेवलप करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। इस साइकिल का यूज़ आपको जहाँ समझ में आए, अगर आपको लगता है एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी में या ज्योग्राफी में या इन सब्जेक्ट्स में, जब आप मेंस की आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करते हैं या किसी टॉपिक पे आप बात कर रहे हैं विच कैन बी रिलेट टू दिस, तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं। तो इस चीज़ को याद रखें, इट इज़ अ 3 स्टेप वर्किंग जिसमें आप रिड्यूस करते हैं, रिसाइकल करते हैं और रीयूज़ करते हैं। यानी कि सबसे पहले उसके आप यूज़ में कमी लाएंगे, फिर एक बार यूज़ कर लेने के बाद रिसाइकल करेंगे, एंड थर्ड इज़ अगेन रीयूजिंग द सेम थिंग। सो इस लेक्चर में आपके मिनरल्स का जो पोर्शन है चैप्टर 3 का, वो पूरा का पूरा यहाँ पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे इसी चैप्टर के रिसोर्सेज पार्ट के बारे में, जिसमें हम देखेंगे पावर रिसोर्सेज को बहुत ही अच्छे तरीके से।